गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। और थॉमस हॉब्स के जो राजनीतिक चिंतन है उसमें हम लोग देखेंगे कि उनके जन्म के समय की स्थिति क्या है, और फिर उनकी जो रचनाएं हैं हम लोग बस उसी पे बात करेंगे। और धीरे धीरे फिर हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उनके जो राजनीतिक विचार हैं उसकी भी व्याख्या करें। तो सबसे पहले बात करें कि हॉब्स का जो जन्म है वह 5 अप्रैल 1588 ईस्वी को होता है। हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच में आर्मेडा का युद्ध हो रहा था। भय से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक माहौल में हॉब्स की मां ने हॉब्स को समय से पहले ही उत्पन्न कर दिया। इस संबंध में हॉब्स कहते भी हैं कि वह और भय एक साथ पैदा हुए हैं। अगर हम उनके बचपन की बात करें यानी कि बाल्यकाल की बात करें तो हॉब्स अध्ययनशील और अनुशासित स्वभाव के हैं, लेकिन साथ ही साथ वह एक डरपोक व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। हॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा मेल्सबरी में हुई और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातक उपाधि ग्रहण की। 1608 में इंग्लैंड के केवेंडिश नामक एक सम्भ्रांत कुल के विलियम केवेंडिश का शिक्षक नियुक्त हुआ। 1688 ईस्वी में हॉब्स सर क्लिंटन के पुत्र के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इंग्लैंड के गृह युद्ध के समय हॉब्स इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चले गए क्योंकि उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में लिखा था तथा चार्ल्स द्वितीय को गणित की शिक्षा प्रदान की थी। अब अगर हम हॉब्स के जो और करीब जाएं, हॉब्स के जो चिंतन में जो हॉब्स के जीवन पे जो चीज़ें पड़ रही थी जिसका प्रभाव आप देख सकते हैं, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि प्यूरिटन क्रांति। क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड की जो स्थितियां थी, इंग्लैंड में जो कुछ घटित हो रहा था उसका किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इंग्लैंड के गृह युद्ध को हम प्यूरिटन क्रांति के रूप में भी जानते हैं, जो 1642 से 1649 ईस्वी तक चला था। यह गृह युद्ध संसद समर्थकों, जिसको हम राउंड हेड्स कहते हैं, जिनका नेतृत्व क्रॉमवेल था, तथा राजतंत्र समर्थकों, जिसको हम कैविलर्स कहते हैं, जिनका नेता जो है तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स प्रथम थे, के मध्य हुआ और संसद समर्थकों की युद्ध में विजय हुई तथा चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। इसी के साथ अगर हम देखें तो प्यूरिटन जो आंदोलन है उसको भी जानना और देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो परिस्थितियाँ थीं, यही वो सारे आप कह सकते हैं मापदंड थे जिसने कहीं ना कहीं हॉब्स के राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। और जैसे हम देख सकते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में ईसाई धर्म में जिस प्रकार से धर्मसुधा आंदोलन हो रहा था, उसमें प्रोटेस्टेंट शाखा जो है उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। और इस आंदोलन के समर्थन में आप देखेंगे कि रोमन जो कैथोलिक शाखा है वह उसके प्रतिक्रिया स्वरूप में, उसके विरोध में कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो इमर्ज कर रहा था इंग्लैंड में। सबसे कमाल की बात यह है कि हॉब्स ने अपना जो सबसे फेमस कह सकते हैं ग्रंथ है लेवियाथन, उसको फ्रांस में लिखा था। अब अगर हम हॉब्स के चिंतन में उनकी रचनाओं की बात करें तो कुछ ऐसे उनके ग्रंथ हैं जिनको वन बाय वन हमको देखना चाहिए कि उन्होंने जिनकी रचना की है। तो सबसे पहले 1630 में थुसिडाइडस नामक रचना हॉब्स लिखते हैं, और थुसिडाइडस जो पुस्तक है उसमें एथेंस का इतिहास है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी डी सीवे, जो 1642 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इस ग्रंथ में संप्रभुता की परिभाषा और उसके स्पष्टीकरण पर बात की गई है। इस ग्रंथ में हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में सबसे पहले बात की थी। यह सभी का सबके खिलाफ संघर्ष की अवस्था है।
फिलोसफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के शीर्षक से हॉब्स ने डी सीवे के बाद में अंग्रेजी का अनुवाद कराया। इसके बाद डी कार्पोरे जो कि 1655 में प्रकाशित हुई, इसमें स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। इसमें हॉब्स ने लिखा कि ज्ञान का अंत शक्ति है। इसने अगर आप देखें तो हॉब्स ने तर्क दिया है कि विज्ञान का कार्य विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों को समझना है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर घड़ी की तरह एक जटिल यंत्र है जिसमें हृदय स्प्रिंग है। इसे तार जो है को जोड़ को टायर के रूप में वह संज्ञा देते हैं जो कि गति देते हैं। इंद्रियां बाह्य संवेदनाओं से प्रभावित गति हैं और यही गतियां व संवेदनाएं आनंद देती हैं। वे फेलिसिटी सुखदायक स्थिति कहलाती हैं और जो दर्द देती हैं उसे हम एविल कहते हैं। डी होमिनी 1659 में प्रकाशित। फिर 1650 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी एलिमेंट्स ऑफ द लॉ। इसमें विधि की व्याख्या तथा विधि के प्रकारों का वर्णन किया है इन्होंने। यह पुस्तक केपलर के ग्रहों की गति संबंधी जो नियम है, गैलीलियो के जो गिरते हुए वस्तु के नियम जो हैं उससे प्रभावित। फिर इनकी पुस्तक आती है 1651 में लेवियाथन। लेवियाथन हॉब्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है और जिसने हॉब्स को सबसे अधिक ख्याति दी। इस ग्रंथ में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है। इस ग्रंथ को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो कि ऑफ मैन यानी कि प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन है उससे संबंधित है। दूसरा भाग ऑफ कॉमनवेल्थ है जिसमें राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता का वर्णन है। तीसरा भाग ऑफ ए क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ, धर्म चर्च के राज्य के मध्य संबंधों को स्पष्ट किया गया है। और इसका जो चौथा पार्ट है वह है ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस, कैथोलिक चर्च की आलोचना की गई है इसमें। फिर इसके बाद 1668 में इनकी एक पुस्तक आती है और डायलॉग ऑन दी सिविल वॉर्स। इसमें इन्होंने इंग्लैंड के गृह युद्ध का वर्णन किया है। डायलॉग ऑन द कॉमन कॉज, इसमें हॉब्स ने यह प्रतिपादित किया कि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश और एकमात्र विधि है का निर्माता है, जनता में उसमें नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं है। यानी कि राजा सर्वोच्च है और राजा को जनता जो है वो नियंत्रित नहीं कर सकती है। 1670 ईस्वी में इनकी पुस्तक आती है बेहमोथ, और बेहमोथ में इन्होंने ब्रिटिश गृह युद्ध के इतिहास का वर्णन किया है। अब अगर हम हॉब्स के लेवियाथन की ही बात करें, अगर हम उसके जो विमर्श में थोड़ी दूर की यात्रा करें तो हम देखेंगे कि इसके बारे में हम सभी अभी डिस्कस किया हमने कि 1651 में प्रकाशित हुआ और सर्वश्रेष्ठ कृति। और इसका जो दूसरा शीर्षक है वह है द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एंड सिविल। हॉब्स ने लेवियाथन रचना के मुख्य पृष्ठ पर कई मनुष्यों से मिलकर बने एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। जो उसका पहला पृष्ठ है उसमें जो चित्र है उसकी बात कर रहे हैं। और इसी में हॉब्स के राजनीतिक दर्शन का उल्लेख भी मिलता है। व्यक्ति, राज्य, धर्म और उनके आपस के जो संबंध है। मुकुट धारण के लेवियाथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड है। तलवार राजसत्ता का प्रतीक है और धर्मदंड जो है वो धर्म सत्ता का प्रतीक है। अर्थात लेवियाथन राजनैतिक व धार्मिक दोनों मामलों में सर्वोपरि है। इसलिए वेपर ने लिखा है, सीएल वेपर ने इस संदर्भ में लिखा है कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। थॉमस हॉब्स धर्म और चर्च को राज्य के अधीन करते हैं और थॉमस हॉब्स के शब्दों में ही चर्च कॉमनवेल्थ के अधीन अन्य संगठनों जैसा ही एक संगठन है। हॉब्स राज्य के लिए कभी भी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वह राज्य के लिए हमेशा कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। थॉमस हॉब्स पोप के संबंध में कहते हैं कि पोप जो है वह बीमार रोमन साम्राज्य का भूत है जो रोमन साम्राज्य की कब्र पर बैठा हुआ है। अगर हम लेवियाथन के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह एक विशालकाय समुद्री रक्षक जीव दैत्य
या उसे महामानव के रूप में भी आप देख सकते हैं। अब कुछ विद्वानों की बात करें जिन्होंने लेवियाथन के बारे में कुछ कहा है। सबसे पहले हम बात करें गूच की। गूच कहते हैं कि इस ग्रंथ की मौलिकता तथा शक्ति, इसके विचारों का निखारापन या उनकी कल्पना युक्त जो वाक्य शैली है, इसने राजनैतिक दर्शन के गौरव ग्रंथों में ला खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं गूच के अनुसार जो लेवियाथन है वह एक क्लासिक है राजनीतिक दर्शन के लिए। माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। ऑक्सफोर्ड ने हॉब्स को बुर्जुआ बाजार समाज के इतिहास का लेखक बताया और हॉब्स के प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया। कैलेंडन ने लेवियाथन को शैतान की आत्मा कहा है, इसलिए इसे जला भी दिया। कैलेंडन कहते हैं कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में हो। वो इतनी निराशा है कैलेंडन को हॉब्स को लेकर। वह कहता है कि हॉब्स का दर्शन विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है। कभी वह कहता है कि लेवियाथन पोप की भाषणबाजी व लीला का षड्यंत्र है। लेवियाथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा हुआ ग्रंथ है। ये सारे आरोप जो है कैलेंडन जो है वो लगाते हैं हॉब्स के लेवियाथन के ऊपर। (1683) ईस्वी में लेवियाथन व डी सीवे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलाया भी गया था। वाहन लेवियाथन को एक प्रभावहीन और परिमाणहीन ग्रंथ कहते हैं। कहते हैं कि इसका कोई प्रभाव भी नहीं, ना इसका कोई परिणाम निकलता है, इफेक्टलेस है ये। ब्रेमिल कहते हैं कि यह ग्रंथ सबको आग लगा देने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ी पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सूर्य भी पैदा नहीं करते। व्हाइट हॉल लेवियाथन में उच्च श्रृंखला के सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं। काउले जो है वह नास्तिकतावादी हॉब्स मेल्सबरी का शैतान है, यह संज्ञा देते हैं। 1657 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट कमेटी ने लेवियाथन को नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना के रूप में इसको संज्ञा दी है। तो आज हमने हॉब्स के समय जो गृह युद्ध की स्थिति है, भय और उसके मनोविज्ञान की बात, और फिर उसके रचनाओं के बाद लेवियाथन के बारे में हमने बात करी। अगला वीडियो जो होगा वो हॉब्स की अध्ययन पद्धति और फिर उनके जो राजनीतिक चिंतन है, जो दर्शन है, उससे संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही।